92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है न्यूयॉर्क की एक शाम और इसको लिखा है मैंने। न्यूयॉर्क की ठिठुरती शाम थी। नवंबर का महीना बस ताजा ताजा आया ही था। कांपते हाथों से कॉफी थामे 40 साल का यूनिवर्सिटी टीचर अभिमन्यु शर्मा हल्की बारिश से भीगी 5th एवेन्यू पर तेज कदमों से चला जा रहा था। दाएं हाथ से कॉफी पकड़ता, बायां हाथ गर्म जेब के अंदर, फिर थोड़ी देर बाद कॉफी बाएं हाथ में और ठंड से अकड़ा दायां हाथ जेब के अंदर। अपनी ये हालत देख के एक बार फिर वही धुन याद कर रहा था जो 15 साल पहले याद शहर में पापा अक्सर कैसेट रिकॉर्डर पे सुना करते थे। अभी पेंटर की गाई कव्वाली, बहुत कठिन है डगर पनघट की। बचपन में कभी दरी पे चचेरे ममेरे भाइयों की फौज के साथ जो खेलता था, उस सांप सीढ़ी के खेल के चारखाने की तरह बिछी थीं मैनहट्टन की सड़कें। ये था न्यूयॉर्क का कभी न थमने वाला दिल। कुछ देर बाद अभिमन्यु उस चौराहे पे पहुंच गया जहां उसे इस शहर में अपने सबसे करीबी दोस्त से मिलना था। 5th and 49th यानी 5th एवेन्यू और 49th स्ट्रीट के मोड़ पे बूढ़े अंकल नुमा एक विदेशी सज्जन खड़े थे, एरिक पापस्टेफानु। ग्रीस में जन्मे पिछले 20 सालों से यहीं रह रहे एरिक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। 10 बरस पहले उनके पोस्ट ऑफिस से सिर्फ एक खत हर महीने हिंदुस्तान जाता था, अभिमन्यु का खत। और वहीं एक पोस्ट बॉक्स में हिंदुस्तान से उसकी चिट्ठियां आती थीं, क्योंकि तब उसके पास कोई पक्का ठिकाना नहीं था। बरस बीते, ठिकाना भी हो गया, लेकिन दूर शहर के कोने में एरिक के पास खत भेजने के लिए जाने का और उनसे भारत से आए हुए खत लाने का सिलसिला अभिमन्यु ने जिंदा रखा। दोनों दोस्त आज साथ आए थे रॉकफेलर सेंटर नाम की मशहूर ऊंची इमारत के सामने के आइस स्केटिंग रिंक में, जहां क्रिसमस से 2 महीने पहले न्यूयॉर्क का सबसे खूबसूरत क्रिसमस ट्री लगा दिया जाता था। 9 मंजिलों ऊंचा पेड़, चमचमाती रोशनियों में लिपटा हुआ। सैकड़ों लोग देख के ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, तस्वीरें उतार रहे थे, अपनों के साथ होने का जश्न मना रहे थे। अभिमन्यु खामोशी से अपनी खोई हुई जिंदगी उनकी जिंदगियों में देख रहा था। न जाने कब परदेस आके अकेलेपन की टीस सहने की आदत डाल ली थी, समझौता कर लिया था। करीब 1 घंटे रॉकफेलर सेंटर के सामने खड़े रहने के बाद एरिक और अभिमन्यु उन दोनों के पसंदीदा एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए। इतने सालों में अभिमन्यु ने एरिक और उनकी बेटी, अपनी बेस्ट फ्रेंड लित्सा, दोनों को तीखा हिंदुस्तानी खाना खाने की आदत डलवा दी थी। पापड़ खाते हुए एरिक ने जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा निकाला। अभिमन्यु के लिए चिट्ठी आई थी, माँ की चिट्ठी। जैसे कि रस्म बन गई थी, 10 साल पहले दोस्त से दुश्मन बन चुके उसके पिताजी ने आज तक कभी एक अक्षर भी उसके नाम नहीं लिखा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। 10 साल, वो वक्फा जिसमें बाल सफेद होने लगते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और 30 की उम्र की फजूल खर्ची 40 की उम्र की बचत तक का रास्ता तय कर लेती है। वो वक्फा तय किया था अभिमन्यु ने याद शहर से अमेरिका आने के बाद। इन 10 सालों में 10,000 बार कौंध गई होगी उसकी आंखों के सामने सर्दियों की वो शाम, जब अपने पापा जानकी दत्त शर्मा से उसकी दोस्ती टूटने का लंबा तकलीफ दे सिलसिला शुरू हुआ था। दोस्त ही तो थे अभिमन्यु और उसके पापा। वो उनका स्कूटर ठीक करता, वो उसके देर से घर आने की बात कभी कभी मां से गोल कर जाते, वो उनको बालों को रंगना सिखाता और वो उसको नई नई दाढ़ी पे रेजर चलाने के पैतरे। लेकिन उस सर्दी की शाम पिता और बेटा एक दूसरे के सामने इस तरह एक दूसरे का आईना बन के बैठे थे जैसे
पहली बार पता लग रहा हो कि इतने सालों में बिना जाने समझे अभिमन्यु अपने पिता से कितना अलग इंसान बन गया था। उसके पिता ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा था, दफ्तर के कलीग की बेटी। पिता चाहते थे कि अगली दिवाली बेटा और बहू साथ घर पे मनाए, लेकिन अभिमन्यु अमेरिका जाना चाहता था। वो शादी अभी तो बिल्कुल नहीं और शायद कभी नहीं करना चाहता था। उसने सीधे अपने पिता से बात कह दी। पहली बार पिता की अवहेलना, डिफायंस कर रहा था। पिता समाजवादी, सोशलिस्ट सोच के थे, अमेरिका से और अमेरिका के ख्याल से नफरत करते थे। बात बढ़ गई, त्योरियां और तेवर दोनों चढ़ गए। उसके पिता बोले, भाग रहे हो तुम, बस भागते ही तो आए हो। मेढक काटने से डर लगा तो आर्ट साइड ले ली, हिस्ट्री नहीं समझ आई तो कॉमर्स ले ली। कोई एक गोल रहा है कभी तुम्हारा? फिर क्या हुआ? लिट्सा ने सेंट्रल पार्क में साथ कॉफी पीते पीते, कहानी सुनते अपने ग्रीक अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी में पूछा था। लिट्सा से पहले किसी से अभिमन्यु खुल के ये सब कह नहीं पाया था। फिर वो बोलते रहे और मैं सुनता रहा। बोले, तुमने कभी सोचा है अभिमन्यु कि तुम क्यों अमेरिका जाना चाहते हो? क्योंकि जब से अपने सुनील के वॉशिंगटन वाले चाचा जी से तुम मिले हो, तब से उनकी चकाचौंध में खो गए हो। उनकी बेटी निक्की के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताया तुमने, देख रहा हूं सब। हंसी मजाक ठीक है, पर यह मत सोचना कि मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल जाऊंगा। तुम्हें अच्छा जीवन देना, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करना, तुम्हारे लिए अच्छी लड़की और अच्छा परिवार ढूंढना, ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं। लिट्सा इतना कुछ भरा पड़ा था उनके अंदर। अभिमन्यु चुप हो गया। शाम के धुंधलके में उसकी आंखों के कोने में छुपा जरा सा खारे पानी का मोती देख लिया था उसकी दोस्त ने। लिट्सा ने बढ़ के अभिमन्यु का हाथ थाम लिया। कहां जानता था वो और कहां जानती थी वो कि मन ही मन न जाने कब इस जिद्दी अकड़ू आदमी से प्यार करने लगी थी वो। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। न्यूयॉर्क के हृदय मैनहट्टन की सड़कों की सांप सीढ़ी की बिसात असल में अभिमन्यु शर्मा के पिछले 10 सालों की किस्मत की बिसात थी। कैसे किस्मत बदली और उसका पता बदलता गया। पहले फर्स्ट एवेन्यू और 29th स्ट्रीट, गरीबों का मोहल्ला, फिर 34th and 10th, और अब यहाँ की एक यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म सिखाता था और शहर के उत्तरी कोने में रहता था। जैसे जैसे बरस बीते, जबान पे धीरे धीरे अमेरिकन एक्सेंट का मुलम्मा चढ़ता गया। खान पान बदला, कपड़े पहनने का अंदाज बदलने लगा। बस पिछले 10 सालों में कुछ आदतें नहीं बदली थी। सर्दियों में पहली फुर्सत में रॉकफेलर सेंटर का क्रिसमस ट्री देखने आना, हर महीने याद शहर माँ को खत लिखना और अपने जीवन से जुड़ी तस्वीरें भेजना, और हर 15वें दिन उनको फोन करना, और हाँ, हर वीकेंड घंटों लिट्सा के साथ वक्त बिताना। पिछले 2 साल से तो लिट्सा के पास अभिमन्यु से मिलने का एक और अच्छा बहाना भी हो गया था। अभिमन्यु से प्रभावित अपने पिता के कहने पर उसने इंडोलॉजी यानी भारत की स्टडी और कोर्स में दाखिला ले लिया था। अभिमन्यु से हर वीकेंड हिंदी सीखती थी। अभिमन्यु भी कम खुश नहीं था। वो नहीं जानता था कि त से तरबूज, ठ से ठठेरा जीवन में फिर कभी कहने का मौका मिलेगा, और वो भी न्यूयॉर्क में। लिट्सा को सिखाने के बहाने उसे वो शब्द बोलने को मिल जाते थे जो उसने जाने कब से सुने ही नहीं थे। पिछले 10 सालों में 4-5 बार हिंदुस्तान गया था, ज्यादातर शादियों वगैरह में, लेकिन अब उसे अक्सर एक NRI ही समझा जाता था और लोग उससे अंग्रेजी बोल के दिखावा करते थे। इन यात्राओं में पिता से सामना भी होता था और बात भी, लेकिन शिष्टाचार, तकल्लुफ, फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं। अहंकार के मिस्त्री थे पिता और बेटा दोनों। अहंकार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली थी उन्होंने अपने बीच में। अभिमन्यु वापस आता तो लिट्सा सब कुछ जानना चाहती, उसके परिवार के बारे में, पिता से बातचीत के बारे में। एक बार अभिमन्यु उसके लिए हिंदुस्तान से बनारसी साड़ी लाया। उसने थोड़ी किताब पढ़ के, थोड़ी अभिमन्यु की सहायता से साड़ी पहनी और बिंदी लगा के
उसके सामने आ गई। मुझे यकीन है कि अभिमन्यु को अंदर से किसी अनकही भावना ने जरूर कचोटा होगा, लेकिन अपने मन की बात मन में रखने की कला का वो जाने कब से माहिर हो गया था। लित्सा अपनी नाउम्मीदी भी अपनी आंखों में छुपाने की कला की माहिर हो गई थी। एक दिन आई और अभिमन्यु से बोली, अपना याद शहर का पता दो। क्यों भला? अभिमन्यु बोला। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, लित्सा बोली। तुमसे बहुत दूर जा रही हूं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मुझे 1 साल के लिए इंडिया भेज रहे हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दोस्तों, हमारे मन के जंगल में 2 पौधे हैं जो एक साथ उगते हैं, एक ही तरह उगते हैं, याद और अफसोस। जैसे ही इन्हें तन्हाई का पानी मिलता है, ये 2 पौधे बढ़ने लगते हैं। इनकी टहनियां मन की छतों में दरार बनाकर उन्हें तोड़कर पुराने वक्तों के आकाशों को छूने लग जाती हैं। याद और अफसोस के पौधे उस मनी प्लांट की तरह हैं जो जहां दीवार पाता है पागलों की तरह बढ़ने लगता है। ये भ्रम फैलाता है कि जितना मनी प्लांट बढ़ेगा उतना ही मनी भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा तन्हाई होगी, याद और बढ़ती जाएगी। लेकिन याद तो एक दिन खत्म हो जाती है, बच जाती है वही पुरानी यादें और बस थोड़ी और तन्हाई। और फिर याद के पौधे की टहनियां अफसोस के पौधे में मिल जाती हैं। बच जाता है सिर्फ अफसोस। किस बात का गुरूर था याद शहर के इस लड़के अभिमन्यु शर्मा को? क्यों नहीं कह पाया था लित्सा को अपने मन की बात? मैं कहता हूं, क्यों नहीं पढ़ पाया था उसके मन की बात? गधा था वो। क्यों नहीं ये खुद के सामने मानने को तैयार था कि यूं हर साल एक बार रॉकफेलर सेंटर के क्रिसमस ट्री के सामने भीड़ में शामिल होना कोई इत्तेफाक नहीं था, कि ये रात उसे याद शहर के दशहरे के मेले की याद दिलाती थी, जब वो पापा के पुराने लैम्ब्रेटा स्कूटर के पास खड़े होके बेसब्री से तुक्का मारता था कि कौन सी किक पे ये महानुभाव चालू होंगे। जब वो एक हाथ से पीछे स्कूटर थामे और एक हाथ से पापा का बढ़ता पेट चला जाता था नई बुशर्ट और पैंट पहने रावण को जलता देखने। जब गत्ते के 10 सरों में से कहीं एक जोर का पटाखा फूटता था और अभिमन्यु जोर से अपने पापा की उंगली पकड़ लेता था। अरे पूरे मैनहट्टन में क्या एक यही पोस्ट ऑफिस मिला था उसको? नहीं, 10 साल पहले का लम्हा जिंदा था अभी। एरिक को देख के उसको अपने पिता की याद आती थी। वही बढ़ा हुआ पेट, बिना बालों के सर पे वही 2 गुच्छे। इस याद की आदत लग गई थी अभिमन्यु को, और धीरे धीरे लित्सा की भी। ग्रीक और भारतीय परिवार एक तरह से काफी मिलते जुलते होते हैं। पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। उनकी शादियां भारतीय शादियों की तरह कई दिन चलती हैं। पोस्ट ऑफिस के बगल में कॉफी शॉप में कभी कभी अपने परिवार के कारनामों के, त्योहारों के किस्से एरिक अभिमन्यु को सुनाते तो उसे लगता है जैसे वो फिर याद शहर में वापस पहुंच गया हो और माँ सारे मोहल्ले का प्रपंच अपने बेमन से सुन रहे पति को बता रही है। बाहर से काफी अनमने भाव से सुनता था, पर अपने पिता की तरह अभिमन्यु को भी प्रपंच सुनना बड़ा पसंद था। तो फिर मन क्यों नहीं लग रहा था? मां की भी 2 महीने से चिट्ठी नहीं आई थी। लित्सा ने भी कोई खबर नहीं दी थी। सब खाली खाली क्यों लग रहा था? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। विदेश जाने वाले हर भारतीय की तरह जब अभिमन्यु नया नया अमेरिका आया था तो हर चीज खरीदते वक्त उसे रुपए में कन्वर्ट करके गिनता था। अब वो डॉलर्स में सोचने लगा था। कुछ साल में ग्रीन कार्ड मिलने की भी उम्मीद थी, लेकिन दिल से अब भी देसी था। बारिश आती थी तो अब भी खुश हो जाता था। परदेश का ही सही, सावन तो सावन था। उस दिन जब बारिशें रुक गईं तो वो चाय का एक प्याला लेकर मैनहट्टन की चौड़ी सड़कों पे खूब चला।
पहले माँ, फिर पापा, फिर लित्सा, सबको खूब याद किया। साड़ी पहने, बिंदी लगाए। लित्सा की एक तस्वीर पड़ी थी ड्रॉर में, अचानक याद आ गई थी उस तस्वीर की। चेहरा पूरा नहीं आया था। लित्सा ने खुद कैमरा हाथ में पकड़ के खींची थी। आधी मुस्कुराहट तस्वीर में थी और आधी लित्सा अपने साथ लेके चली गई थी और दराज में छोड़ गई थी उस आधी मुस्कुराहट की एक तस्वीर। अभिमन्यु ने अपने आप से पूछा, माना हिंदुस्तानी लड़कों के रिश्ते होते हैं विदेशी लड़कियों से, लेकिन उस तरह के कहां होते होंगे? हिंदुस्तान जैसा प्यार, याद शहर जैसा प्यार ना, नहीं नहीं। कहां जानती होगी वो सावन में भीगना क्या होता है, साथ एक ही छाते के नीचे चलना क्या होता है, कभी गलती से कभी जानबूझ के पानी में तरबतर बाहों का छू जाना क्या होता है, फिर साथ अदरक की चाय पीना क्या होता है। लेकिन उस दिन जब बारिश में लित्सा और वो ग्रैंड सेंट्रल गए थे तो एक ही छाता तो था, और वो उंगलियों का छू जाना क्या इत्तेफाक था? क्या उसका एक नव विवाहिता की तरह साड़ी पहन के बिंदी लगा के सामने आ जाना इत्तेफाक था? अरे तो बोली क्यों नहीं भाई? ये क्या हाई स्कूल इंटर के दिनों का बचपने का छुपन छुपाई रोमांस है? ख्यालों का मंथन बढ़ा। अभिमन्यु ने फैसला किया कि वो लित्सा से और अपनी मां से, दोनों से नाराज हो जाएगा। पिता और उसके बीच में तो पहले ही नाराजगी का रजिस्टर खुला हुआ था। ना समझ होता है मन, जब और कुछ नहीं कर पाता तो जो करना होता है ठीक उसका उल्टा कर लेता है। मिलन को विरह बना देता है, प्यार को तलखी। एरिक का फोन आया। उन्होंने कहा लित्सा ने संदेश भिजवाया था कि इस साल क्रिसमस पे वो घर नहीं आ पाएगी, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तभी आएगी। अभिमन्यु का गुस्सा और बढ़ता गया। शाम को घर से नहीं निकला। 2 बार किसी ने दरवाजे पे घंटी बजाई, उसने नहीं खोला। आखिरकार जब दरवाजा खोला तो देखा सामने लित्सा खड़ी थी और उसके पीछे वक्त के लंबे सफर की थकान चेहरे पे लिए अभिमन्यु के माता पिता। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दस साल से जिनसे उखड़ा उखड़ा रिश्ता था, दरवाजे पे वो पिता खड़े थे। अभिमन्यु ने आगे बढ़ के दोनों के पांव छुए। उसके पापा ने अभिमन्यु को देखा और फिर जमीन की ओर देखने लगे। बाप बेटा शायद दोनों समझ ही नहीं पाए कि कहें तो क्या कहें। गेस्ट रूम में उनका सामान रख दिया गया। मां ने मां की ड्यूटी फौरन संभाल ली। अरे तुम्हारे घर में मंदिर नहीं है? यहां सफाई कौन करता है? अच्छा जरा तुम्हारा चौका तो देखूं। चौका किचन के लिए शायद हिंदुस्तान छोड़ने के बाद पहली बार ये शब्द सुना था अभिमन्यु ने। उसको अचानक याद आया कि उसकी मां अंडे नहीं खाती हैं। किचन की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी मां लित्सा को लिए किचन में पहुंच चुकी थी। बोली, हाँ हाँ छुपा मत, पता है कि तू अंडे खाता है, बस बर्तन अलग रखना, और चली गई। लित्सा और अभिमन्यु अकेले न जाने कितने वक्त बाद एक साथ खड़े थे, कुछ मिनटों के लिए ही सही। वो शायद उनकी दोस्ती के तार वहीं उस सीमा रेखा के पीछे से उठाना चाह रही थी जो अभिमन्यु ने उनके बीच खींची थी। लेकिन अचानक अभिमन्यु ने बढ़ के लित्सा को बाहों में जकड़ लिया। वो बेहद चौंक गई, शर्मा गई, हंस पड़ी, और तब तक वो चुराया हुआ लम्हा खत्म हो गया। कुछ देर बाद लित्सा अपने घर चली गई। अभिमन्यु की मां टीवी देखते देखते सो गई और बचे अभिमन्यु और उसके पिता। पापा चाय बना दूं? जानकी शर्मा कुछ देर खामोश रहे। चाय बनाना सीख गए हो तुम? वो बोले। अभिमन्यु पलटने लगा तो बोले, बेटा यहां आओ। उनका बेटा सामने आके घबराता हुआ कुर्सी पे बैठ गया, जैसे याद शहर में घबराता हुआ उनके सामने बैठता था जब उसके पापा उसके मैथ्स का होमवर्क चेक करते थे। वो बोले, सबकी अपनी अपनी सच्चाई होती है। मेरी अलग थी, तुम्हारी अलग थी।
मैंने अपनी सच्चाई तुम पे थोपने की कोशिश की, फिर झूठे अहम के नीचे दबा रहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। जानकीनाथ जी ने उठ के अपने बेटे को गले से लगा लिया। करवट बदल के कच्ची नींद से जाग गई अभिमन्यु की मां सब सुनती रही और खामोशी में खुशी के आंसू बहाती रही। रात को लिट्सा भी साथ थी और उसके पापा एरिक भी। सब लोग रॉकफेलर सेंटर के सामने खड़े थे, क्रिसमस ट्री के सामने, उस खूबसूरत जलसे में जो अभिमन्यु को हमेशा याद शहर की, अपने पिता की याद दिलाता था। वो कॉफी लेके आया तो उसके पापा कुछ गंभीर लग रहे थे। बोले, अब दोबारा दोस्ती हो गई है, इस बार इनकार मत करना। मैंने याद शहर में तेरे लिए एक लड़की देखी। अभिमन्यु खामोश हो गया। उसके पिता बोले, एक मसला है बस, ग्रीस से है। बस इतनी सी थी ये कहानी।